Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं दो विषय के ऊपर चर्चा करूंगा. वन इज ट्रू एंड फेयर व्यू एंड दूसरा है मेटेरियलिटी. उसके बाद मैं मेरा एरिया में जाऊंगा जो करना चाहता हूं. कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन एक कॉन्सेप्शन भी बहुत तगड़ा है. ऑडिटर को ओपिनियन देना है, देयर इज नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मिसस्टेटमेंट तो हो ही सकता है छोटा मोटा, 4 रुपए का जगह 5 रुपए लिखा, वो भी तो मिसस्टेटमेंट ही हुआ, गलत ही तो हुआ. लेकिन वो मटेरियल होना चाहिए ना. मटेरियल कैसे होगा? मटेरियल हो सकता है इंडिविजुअल लेवल में, मटेरियल हो सकता है, मटेरियल हो सकता है एग्रीगेट करने से मटेरियल हो सकता है. तो मटेरियलिटी तभी माना जाएगा अगर वो आपका डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है. अगर वो मैटर आपका डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है तो वो मटेरियल माना जाएगा. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंफॉर्मेशन is material if its misstatement, that is omission or wrong presentation at individual level or at aggregate level could influence the judgment of the user of financial statements. इसका मतलब अगर वो इंडिविजुअल लेवल में और एग्रीगेट लेवल में, इंडिविजुअल में नहीं लेकिन एग्रीगेट लेवल में, बैंक इंटरेस्ट का एग्जांपल याद करो, और इंडिविजुअल लेवल में वो जो मशीनरी खरीदा था, प्लांट एंड मशीनरी बोल के दिखाया था, रिपेयर में चार्ज किया था. तो ये इंडिविजुअल लेवल में बैंक इंटरेस्ट, एग्रीगेट लेवल में अगर जजमेंट ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो यूजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसका जजमेंट को अगर प्रभावित करता है तो ये उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन. The auditor considered materiality using his professional judgment and expertise. ऑडिटर एसे 320 में क्या बोलता है? मेटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट. इसे 320 का नाम है मेटेरियलिटी इन प्लानिंग and performing an audit. The auditor considered the materiality using his professional judgment and expertise. Professional judgment and उसका expertise knowledge लगा के वो materiality decide करेगा ऑडिटर. कब? While determining the nature, timing, extent of risk assessment procedure. First काम ऑडिटर का क्या है? Risk assessment procedure फॉलो करना, रिस्क एसेस करना. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर के टाइम और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कैसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर परफॉर्म करेगा, तब वो पहले मटेरियलिटी के दिमाग में ध्यान में रखते हैं. दूसरा, ऑडिट प्रोसीड्योर परफॉर्म करने के टाइम वो मटेरियलिटी दिमाग में रखते हैं. और असेसिंग द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन फॉर्मिंग ऑडिट ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट. मतलब ऑडिट रिपोर्ट लिखने के टाइम वो जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है और नहीं, वो डिसाइड करने के टाइम वो मटेरियलिटी ध्यान में रखते हैं. और मटेरियलिटी वो जो ध्यान में रखेगा और डिपेंड करेगा उसका एक्सपर्टाइज, उसका नॉलेज एंड प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर. तो ऑडिटर के लिए मटेरियलिटी 3 जगह में इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट मस्ट राइट
ऑडिटर के लिए मेटेरियलिटी 3 जगह इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर के लिए मेटेरियलिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डिटरमिनिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर के लिए मेटेरियलिटी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, असेसिंग द इफेक्ट of misstatement on the forming opinion in the audit report। जब वो ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन दे रहा है तब वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है और नहीं, वहां पर मटेरियलिटी ऑडिटर को चेक करना पड़ता है। मतलब ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ता है, क्या मेरा किस लेवल तक मेरा मटेरियल होगा, किस लेवल तक, कहां तक मैं मटेरियल मान के चलूंगा, कहां तक मैं मटेरियल नहीं मान के चलूंगा। तो मेटेरियलिटी ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंस फर्स्ट पॉइंट यही होता है। एसे 320 में ऑडिटर मेटेरियलिटी जज करेगा यूजिंग हिज प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, स्किल, जजमेंट relating to the 3 area: risk assessment procedure, audit, nature, timing, extent of audit procedure, and forming opinion whether misstatement is a material or not in case of audit report। तो 3 जगह ऑडिटर को बोलना पड़ेगा, तो 3 जगह में उसको देखना पड़ता है। The auditor will keep his The auditor will keep his materiality level to minimize the audit risk। ऑडिटर क्या करता है, उसका मेटेरियलिटी लेवल हाई रखता है। जितना मेटेरियलिटी लेवल हाई रखेगा, अच्छा मेटेरियलिटी लेवल हाई मतलब वो सिर्फ हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं, मतलब वो जो लो, वो मेटेरियलिटी मतलब एनी आइटम वो जिसका जजमेंट कंपनी के ऊपर, इन डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, वो सबको कवर करता है। बनाने ही नहीं दे रहा है, बाप रे बाप। तो बोल रहा है ऑडिटर विल कीप हाई लेवल ऑफ मेटेरियलिटी लेवल, मतलब वो तगड़ा मेटेरियलिटी लेवल फॉलो रखेगा। जब ऑडिट क्या करेगा, टू मिनिमाइज द ऑडिट रिस्क। याद रखना, ऑडिट रिस्क एंड मेटेरियलिटी के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है। वो जितना ऑडिट मेटेरियल लेवल हाई रखेगा, मतलब छोटा छोटा मैटर में ही वो मेटेरियल ढूंढ के निकालेगा, तो वो उसका ऑडिट रिस्क उतना ही कम होगा। और द ऑडिटर शैल कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स to determine the materiality while conducting audit and forming audit opinion। नीचे जो जो फैक्टर दिया है वो ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा बेस्ड ऑन द फॉर डिटरमिनिंग द मेटेरियलिटी लेवल। फर्स्ट, द नेचर ऑफ आइटम एंड ट्रांजैक्शन। The nature of item and transaction, इसका मतलब है abnormal, non-recurring, extraordinary item may be material। मतलब नॉर्मली एक स्टेशनरी परचेस करते हो मटेरियल नहीं है, लेकिन ये स्टेशनरी अगर डायरेक्टर्स का बच्चे के लिए परचेज हुआ है तब मटेरियल हो जाएगा। समझ में आया? अगर एक स्टेशनरी पेन बा पेजेस खरीदते हो, वो कंपनी के लिए वो ऐसा मटेरियल कुछ नहीं है, लेकिन वही अगर मटेरियल हो जाएगा और डायरेक्टर का बच्चे के लिए अगर खरीदते हो, ये तो डायरेक्टर पर्सनल एक्सपेंसेस क्या कर रहा है, बिजनेस एक्सपेंस में डाल रहा है। तो वो ऑडिटर को इंक्वायरी में भी 143 में इंक्वायरी में भी ऑडिटर को करना था, क्या ऑडिटर पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू में चार्ज किया है। नेक्स्ट, द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन और आइटम, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन और आइटम। इसमें आपका एक गाइडिंग रूल है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 बोल रहा है, एन आइटम इज अ मटेरियल if the amount involved is 1% of revenue or rupees 1 lakh, whichever is higher। अगर 1% of revenue और 1 लाख जो हायर होता है, मतलब मान लो 100 करोड़, उसमें 1% होता है 1 करोड़, तो उसको हम लोग मटेरियल बोलेंगे। और 1 लाख whichever is higher, मतलब छोटा मोटा कंपनी जिसका टर्नओवर इतना नहीं है, उसका 1% ऑफ रेवेन्यू शायद उसका आया है 80,000,
तो 80,000 8 करोड़ उसका रेवेन्यू था, तो 80,000 आया तो 80,000 उसका और 1 लाख विच एवर इज हायर, जो हायर है उसको फॉलो करना पड़ेगा एज ए अमाउंट ऑफ मटेरियल। मतलब वो अमाउंट से ऊपर ज्यादा मिसस्टेटमेंट होगा तो मटेरियल, वो अमाउंट से कम होगा तो नॉट मिसस्टेटमेंट, मटेरियल नॉट मटेरियल। इंडिविजुअल लेवल एंड एग्रीगेट लेवल, मतलब एरर इंडिविजुअल लेवल में 10 रुपया 2 रुपया इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन जैसे ही मैं मार्च करता हूँ सबका अकाउंट से 2 रुपया ऐसा उल्टा उल्टा काटा है, तब अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा। कॉलेज का सब स्टूडेंट के अमाउंट से अगर गलती से 2 रुपया करके काट लेता है, इंडिविजुअल में 2 रुपया कोई मायने नहीं रखता है, तो 3,000 स्टूडेंट से 2 रुपया करके 6,000 रुपया, तब लगेगा ये तो गड़बड़ हो गया, 6,000 रुपया में मैटर हो गया। नेक्स्ट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जैसे आप लोग जानते ही है, शंकर सर ने आपको कराया है, आप जब प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन करेंगे तो प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। आप लोग जानते हैं, आप जो बोनस शेयर कर रहे हैं उसमें सीआरआर का परिचय सर आप लोगों के साथ हुआ है, तो वहां पर सीआरआर के बारे में सर ने बताया होगा। सीआरआर कैसे आया है? नो सर। अच्छा, सर ही बताएंगे। सीआरआर का मैं सिर्फ एक छोटा फंडामेंटल बोल देता हूं। अगर आप प्रेफरेंशियल रिडीम करते हैं, प्रेफरेंशियल रिडीम करने के टाइम अगर आप प्रॉफिट से रिडीम करते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक लीगल रिक्वायरमेंट है इसमें, मतलब मैं करूंगा नहीं करूंगा ऐसा कोई मर्जी नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, दैट इज एज पर एक्ट। तो ये अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, शेयर आप लोगों ने प्रीमियम में इशू किया है क्या, डिस्काउंट में इशू किया है कभी? यस सर। यस सर। शेयर डिस्काउंट में इशू किया है? नो सर, रीइशू किया था डिस्काउंट। फॉरफिट करने के बाद। अभी मैंने नहीं बोला है, ओरिजिनल शेयर रीइशू, ओरिजिनल शेयर डिस्काउंट में इशू किया है? नो सर। नो। पता नहीं सर। तो आपने पूछा नहीं कि सर प्रीमियम में हो रहा तो डिस्काउंट में क्यों नहीं? पूछा था? बोला सर भूल नो गए। सर। हाँ, इसका कारण है बिकॉज सर ने बोला होगा आपको, इक्विटी शेयर प्रीमियम में तो इशू कर सकते हो, एट पार में इशू कर सकते हो, बट नेवर इशूड एट अ डिस्काउंट, कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हो। ओके, तो शेयर कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता है। अगर शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकता है तो दैट्स वाई वहां पर भी आप लोग नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी कर लेता है वो वायलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट हो जाएगा। सो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो आपके लिए मेटेरियलिटी हो जाएगा। ओमिशन तो हुआ ही, रेगुलेटरी रूल ओमिशन भी हुआ एंड मेटेरियल भी हुआ। क्वालिटेटिव डायमेंशन ऑफ द आइटम, फ्रॉड अगर एम्प्लॉय करता है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फ्रॉड अगर डायरेक्टर्स करता है, फ्रॉड डन बाय, अगर फ्रॉड डन बाय डायरेक्टर और मैनेजर, डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, इवन स्मॉल अमाउंट क्या हो जाएगा, वो फ्रॉड मटेरियल बन जाएगा। बिकॉज डायरेक्टर जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है वो फ्रॉड कर रहा है, मतलब बहुत बड़ा गुना। प्रीवियस ईयर डेटा, मतलब लास्ट ईयर में स्टेशनरी खर्चा होता था 2%, तो इस बार स्टेशनरी खर्चा हो रहा है 12%। मतलब कुछ डाउट है, मतलब मैटर मटेरियल हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर डेटा देख के भी आप डिसाइड कर सकते हैं आइटम मटेरियल है ना मटेरियल नहीं है। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आइटम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मल्टीपल जगह इम्पैक्ट पड़ेगा ना एक जगह इम्पैक्ट पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था, एक प्लांट एंड मशीनरी गलती से रिपेयर में लगा दिया, इसका मतलब आपका एसेट अंडरस्टेटेड हुआ, आपका प्रॉफिट अंडरस्टेटेड हुआ बिकॉज पूरा एक्सपेंसेस बोल के दिखा दिया, आपने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो गलत आएगा, मतलब
वो उसका इम्पैक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट में एकदम परवेसिव है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी। ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू से मेटेरियलिटी, कौन कौन जगह में ऑडिटर का मेटेरियलिटी रखना पड़ेगा, मेटेरियलिटी के साथ ऑडिट रिस्क का क्या रिलेशन, आई थिंक ऑडिट रिस्क आप लोगों को और बोलना नहीं पड़ेगा, एंड कौन कौन फैक्टर ऑडिटर का मेटेरियलिटी डिटरमिन कराता है। एक, मेटेरियलिटी क्या है, दूसरा कौन कौन सा फैक्टर मेटेरियलिटी को डिसाइड करता है, तीसरा ऑडिटर को कब मेटेरियलिटी सोचना पड़ता है, उसके लिए ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट और एक्सपर्टाइज लगाता है कौन कौन सा जगह में, और थर्ड, मेटेरियलिटी के साथ ऑडिट रिस्क का क्या रिलेशन है। वो 4 पॉइंट में आप डिस्कस करेंगे तो आपका क्वेश्चन का सवाल रेडी हो गया। क्लियर? नाउ concept of true and fair view. The auditor has to obtain sufficient and appropriate audit evidence and explanation to give reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud and error, and reflects the true and fair view of the financial statement of the concerned entity. I repeat, auditor has to obtain sufficient and appropriate audit evidence and explanation to give the reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud and error, and reflects the true and fair view of the financial transaction of the concerned entity. Under Section 143, subsection 2 of Companies Act 2013, auditor shall report on his audit report that financial statement, that is balance sheet, statement of profit and loss, and cash flow statement audited by him gives a true and fair view. क्या किसका true and fair view देगा? बैलेंस शीट के बारे में देगा। The state of affairs at the end of the period, मतलब बैलेंस शीट आपको क्या दिखा रहा है? बैलेंस शीट आपको दिखा रहा है स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। मतलब बैलेंस शीट आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है आपका व्हाट इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्या दे रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दे रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो ऑडिट किया है उसने वो दिखा रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू of cash flow generated over the period under the 3 different category HS में आप लोगों ने पढ़े थे, operating activity, industrial activity and financing activity। तो ये और ट्रू एंड फेयर व्यू में ऑडिटर को ये दिखाना पड़ेगा। मतलब यही ट्रू एंड फेयर व्यू जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू किसके बारे में देता है? पोजीशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैश फ्लो जनरेटेड ओवर द पीरियड। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट Auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence by performing audit procedures. Performing audit procedures with a view that all asset and liabilities, income and expenses are stated in the financial statement in accordance with the accounting principles, policies, and no material item has been omitted. मतलब ऑडिटर्स क्या करता है? वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेता है बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीड्योर with the view, क्यों लेता है? that all an asset and income and expenses which are stated in the balance sheet and PL is as per the accounting framework, accounting principles and policies, and no material item has been omitted. ऐसा कोई आइटम जो कि मटेरियल है वो omitted नहीं हुआ है रिकॉर्ड करने के लिए। as per ऐसे 700 मतलब और एक ऐसे that is forming an opinion and reporting on financial statement, that is ऐसे का नाम है 700, forming an opinion and reporting on financial statement. Auditor should report that whether financial statement exhibits true and fair view of the
whether the financial statement exhibits true and fair view of the business affairs. ऐसे 700 में that is opinion and reporting on financial statement के लिए रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है वहां पर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिबिट्स माने रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस अफेयर्स, बिजनेस का जो अफेयर्स है मतलब जो बिजनेस है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करता है और नॉट। दैट इज बिजनेस ऑफ द बिजनेस, जो ट्रांजैक्शन होता है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कोई ओमिटेड तो नहीं है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट reflect true and fair view if the following parameters are satisfied। अगर ये following parameters are satisfied हो जाता है तभी उसको बोलेंगे true and fair view दे रहा है। फर्स्ट, preparation and presentation of financial statement as per applicable reporting framework, मतलब जो financial statement prepare and present हुआ है वो as per applicable accounting standards and accounting reporting framework पकड़ के हुआ है। दूसरा भी सेम, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फर्स्ट एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब जैसे शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट प्रेजेंट करने के लिए बोला है, इनकम स्टेटमेंट बोला है, जैसे फ्रेमवर्क बोला है वैसे फ्रेमवर्क फॉलो किया है और नॉट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है नॉट। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, दैट इज गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस, ये सब जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से फॉलो करता है और नहीं। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल रेगुलेशन, मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपने सीआरआर कन्वर्ट किया, डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं किया, ये सब। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर टू बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड, मतलब जो पॉलिसी आप लोगों ने लिया है वो ओवर द पीरियड फॉलो हो रहा है, एक साल स्ट्रेट लाइन एक साल डिमिनिशिंग ऐसा नहीं होगा अगर जरूरत ना पड़े तो। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में disclosure of financial item in the material statement, all unusual, exceptional and non-recurring items are to be disclosed clearly, all unusual, exceptional and non-recurring item are to be disclosed clearly, material assets liability should be not be omitted to reflect the financial statements, omitted to reflect material assets liability should not be omitted where in the financial statement, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर अगर फॉलो करते हो तभी हम लोग बोलेंगे दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू। बोलिए यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट जगह। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा? द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन एसे 700 forming an opinion and reporting on the financial statement. It includes the following items
along with the applicable statutory reporting requirement. मतलब ये following तो item रहेगा ही along with the other applicable statutory reporting requirements. मतलब यहाँ पर बोल रहा है very common question, what are the content of audit report? First, title, for what kind of report it is. क्या ये इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है, क्या ये रिव्यू है, तो ये ऑडिटर को ऊपर में हेडिंग देना पड़ेगा, टाइटल. दूसरा, एड्रेस, टू हुम द रिपोर्ट इज एड्रेस, किसको एड्रेस कर रहा है, टू द शेयर होल्डर को एड्रेस करेगा. 3, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इट इज द पैराग्राफ वेयर द ऑडिटर मेंशन द फॉलोइंग. क्या रहेगा, नेम ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का नाम है मतलब कंपनी का नाम क्या है, नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर ऑडिटेड, कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने ऑडिट किया है, कौन सा पीरियड का ऑडिट उसने किया है, फैक्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज ऑडिटेड, मतलब वहां पर लिखना पड़ेगा मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए लिमिटेड का ये पीरियड में फैक्ट मैंने ऑडिट किया है, ये ऑडिट किया है, ये वर्ड लिखना पड़ेगा. मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑडिट पैराग्राफ रिपोर्ट में फर्स्ट लिख देगा, यार द ऑडिटर डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्क्राइब करेगा. क्या, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फेयर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन प्रिपेयर करेगा, मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा. मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मतलब it is a responsibility of the management to design, implement and maintain the internal control. Management is responsible for the prevention and detection of fraud and error. Management क्या है, responsible है for prevention and detection of fraud and error. Responsibility of auditor, here the auditor describe the responsibility of the auditor. Auditor का क्या responsibility है, the responsibility of auditor is to just to express the opinion on the financial statement. The auditor is conducted based on standard on auditing. Standard में जो बोला गया है वही ऑडिटर परफॉर्म करेगा. The auditor should maintain ethical requirement, मतलब ऑडिटर का जो ethical requirement है relating to qualification, और हम लोगों ने जो SA 200 में करा था, तो ऑडिटर confidentiality maintain करेगा, skeptical होगा, unbiased opinion देगा, independent होगा, that is का ethical requirement है. उसके साथ कोई क्लाइंट का कोई रिलेशन नहीं होगा. तो ऑब्टेन रीजनेबल एश्योर, अच्छा तो एथिकल रिक्वायरमेंट वो फॉलो किया है, उसको बोलना पड़ेगा. ऑडिटर ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस बेस्ड ऑन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. वो ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, तो बेस्ड ऑन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. Audit procedure depend on the auditor's professional judgment and assessment of risk. Audit procedure depend किसके ऊपर करेगा, audit procedure depend करेगा auditor का professional judgment and the assessment of risk. Auditor consider the internal control system but not express the opinion thereon. अभी ये मैटर चेंज हो गया है, ऑडिटर को ओपिनियन देना पड़ता है किसके बारे में, दैट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में उसको ओपिनियन देना पड़ता है. लेकिन ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल के बाद ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देगा. लेकिन हाँ, कोई डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली क्लाइंट के साथ वो डिस्कस कर सकता है. ऑडिटर्स ओपिनियन. In this paragraph, the auditor shall express his opinion about the correctness of books of accounts and financial statement audited by him. मतलब यहाँ पर ऑडिटेड को ओपिनियन देना पड़ेगा, क्या ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, कोई मैटर में उसका ऑडिटर का ऊपर डाउट है तो ये ऑडिटर को बोलना पड़ेगा. Other reporting responsibility of auditor. This paragraph is necessary if the auditor is required to report on some statutory requirement. अगर or other reporting requirement, this paragraph is necessary if the auditor is required to report on some statutory requirement. अगर कोई statutory requirement में ওখান থেকে খুলে নেই, এটা আমি পরে দিয়ে দেবো, দিয়ে দেবো পরে.
तो ऑडिटर उस ओपिनियन देगा, क्या ओपिनियन देगा वो डिस्कस मैं करूंगा, क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड। एक्सेलेंट। चार्ज ना था के चार्ज बोल दिए আমাকে। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैंने आप लोगों को कराया था, अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे 143 में आपको कारों में रिपोर्ट करना पड़ता है, 143(1) में रिपोर्ट करना पड़ता है, इंक्वायरी का रिपोर्ट ऑडिटर को रिपोर्ट देना पड़ता है, ये सब आपका कवर करेगा अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिस दिन आप ऑडिट रिपोर्ट देंगे वो डेट आप ऑब्वियसली मेंशन करेंगे, अगर डेट नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। प्लेस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कहां पर बैठ के आप रिपोर्ट साइन कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, दैट इज the report should be signed by the chartered accountant with a COP with a membership number, उसको membership number देना पड़ेगा। In case of CA firm, the partner will sign in his name and also in the name of the audit firm। मतलब CA firm के लिए the partner will sign in his name, a partner CA with COP will sign in his name and also in the name of the audit firm along with the रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म। उसका मेंबरशिप नंबर नहीं लिखेगा, वो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, लेकिन साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, वो मेंशन करेगा। ठीक है, सो दैट आर द रिपोर्ट में क्या क्या हर साल क्वेश्चन रहता है मोर और लेस अल्टरनेटिव ईयर में, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। Audit report is a written opinion by a auditor on financial statement। Audit report क्या बोल रहा है? It is a written opinion, I repeat the word, it is a opinion। Audit certificate, audit certificate is a written confirmation, is not an opinion about the accuracy of the fact stated in the certificate and involves no opinion। It covers the entire financial statement prepared and presented by the organization। It covers the entire financial statement prepared and presented by the organization। ये क्या रिपोर्ट में क्या होता है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर करता है। whereas सर्टिफिकेट कोई पर्टिकुलर आइटम के ऊपर कन्वर्ट करता है, लाइक वैल्यूएशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, इसी के ऊपर सर्टिफिकेट मतलब वो कंफर्म कराता है, ओपिनियन नहीं मांगता है। इट इज द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर बेस्ड ऑन हिज प्रोफेशनल जजमेंट, ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर ओपिनियन है। इट इज अ कंफर्मेशन बाय द ऑडिटर आफ्टर एग्जैक्ट वेरिफिकेशन ऑफ द फैक्ट। ये कंफर्मेशन होगा, नॉट ओपिनियन, पूरा वेरीफाई करके ही ऑडिटर ये करेगा। इट इज नॉट गारंटीड अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गारंटी नहीं देता है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, rather assurance देता है। it guarantees of the guarantee, it is the guarantee of the correctness of the particular item। the report is generally prepared after the end of the financial statement। report prepare होता है after the financial statement prepare होने के बाद, मतलब end of the year। certificate submitted as and when it is required, certificate तभी लगेगा जब it is required। the scope of audit report is determined by the legal professional requirement। ऑडिट रिपोर्ट का जो स्कोप है वो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऊपर डिटरमिन करता है। द स्कोप ऑफ सर्टिफिकेट डिटरमिन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। द स्कोप ऑफ सर्टिफिकेट
डिटरमिन करेगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। स्कोप ऑफ क्रिटिसिज्म इज देयर, मतलब ऑडिट रिपोर्ट का क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट नो स्कोप ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता है। आपको जब बीकॉम पास करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या लिखा रहेगा? आप कॉपी करके एग्जाम दिए थे? नो। सर्टिफिकेट में जो है मतलब दैट इज अ जेन्युइन नंबर। आपने कैसे किया है तो आप जानते हैं और भगवान जानता है। द ऑडिटर विल नॉट हेल्ड लायबल फॉर हिज रॉन्ग ओपिनियन। ऑडिटर आप अगर रिपोर्ट गलत होता है, अगर वो अपना प्रॉपर स्किल एंड केयर नेग्लिजेंस नहीं शो करता है, प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके ऑडिट परफॉर्म करता है, तो ऑडिटर विल नॉट हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्ग ऑडिट ओपिनियन। द ऑडिटर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग सर्टिफिकेट। लेकिन हाँ, ऑडिटर अगर रॉन्ग सर्टिफिकेट देता है तो वो लायबल बन सकता है। तो ये था ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट का डिफरेंस। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 2-3 एरिया सामने रखूंगा। दैट इज क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फर्स्ट में आता है क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट का मतलब आपका रिपोर्ट में कहीं पर आपका मन में कोई शंका नहीं है, एकदम डाउट। एज पर माई ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, बस तो मैटर ओवर। क्लीन रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट, रिपोर्ट देगा एज पर माई ओपिनियन द financial statement reflect true and fair view except the valuation of stock which is not as per the accounting standard। बाकी में मेरा कोई ओपिनियन नहीं, बाकी में मेरा कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। मेरा एक मैटर के ऊपर नेगेटिव कमेंट है जो मैंने स्टेट कर दिया, दैट इज रिपोर्ट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब कोई एक मैटर के बाद 2 मैटर के ऊपर आपने ऑब्जर्वेशन व्यक्त किया। एडवर्स रिपोर्ट मतलब पूरा नेगेटिव रिपोर्ट। As per my opinion, financial statement doesn't reflect the true and fair view. That is adverse report. Disclaimer of opinion, वो बोल दिया मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है मैं ओपिनियन फॉर्म कर सकूं, बिकॉज मुझे ऑडिटर, मुझे कंपनी काम ही करने नहीं दे रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट एसेस करने नहीं दे रहा है, ब्रांच का रिपोर्ट मेरे पास आया नहीं, मेरे पास ऑडिट करना पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, तो मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दूंगा। तो दैट इज क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या क्या टाइप्स ऑफ रिपोर्ट हुआ? क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट का मतलब क्या है बेटा? क्लीन रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ सर? मतलब सब कुछ करेक्ट एकदम, उसके ओपिनियन में ऐसा एकदम कोई रिपोर्ट देगा। टिप्पणी नहीं है। क्वालिफाइड बाकी नो सब डाउट। जो, लेकिन वो 1-2 मैटर के ऊपर टिप्पणी है और ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन है। एडवर्स रिपोर्ट मतलब जिसके ऊपर टिप्पणी है, कंपनी का जनरल मीटिंग में उसके ऊपर तो चर्चा होगा, तब जो लोग किया है वो बोलेगा जी हम लोग जानबूझ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वायलेट किए हैं, बिकॉज हम लोगों का स्टॉक उस तरीके से वैल्यूएशन नहीं हो सकता है, फीफो लीफो नहीं हो सकता है, हम लोगों को दूसरा तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर वो मेंबर्स लोग सेटिस्फाई होते हैं तो नो इश्यू, और ऑडिटर भी फाइन। ऑडिटर को जो लगा है सही नहीं है, ऑडिटर दे दिया। एडवर्स रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट मतलब नेगेटिव इन द सेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू। आपको ऑडिट करने के बाद आपको लगा ना ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब वो लिख देगा मैं ऑडिट परफॉर्म ही नहीं कर सका, नेगेटिव पॉजिटिव मुझे पता नहीं, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पकड़ने ही नहीं दिया, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने ही नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। পুপু একবার আয়। আচ্ছা না না আসতে হবে না, সঙ্গীতা মিসের ক্লাস কটায় পড়ে? তো ঠিক আছে যাও। तो यहां तक हम लोगों का ऑडिट का रिपोर्ट और उसके रिलेटेड, लेकिन मैं रिपोर्ट का बारे में डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूरा रिपोर्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा, और मेरा डिविडेंड एंड डेप्रिसिएशन ये खत्म होने से ही हम लोगों का एक पार्ट समाप्त होगा। ठीक है? यस सर। ठीक सर। तो आज आप लोगों का एक ही क्लास रहेगा मेरा सुबह,
उसके बाद आप लोगों के लिए कोई क्लास नहीं है मेरा। मंडे नेक्स्ट क्लास। मैं जान सकता हूं सबसे 4-5 छोड़ के सबका लेट क्यों हुआ? सर उठने में थोड़ा देर हो गया सर आज। बाकी का ये सर लेट हो उठने में थोड़ा आज। आप लोगों में यहां पर कौन बंदा अभी ट्यूशन में है? ट्यूशन में बैठ के क्लास कर रहे हो? मैं सबका वीडियो ऑन कराऊंगा। कौन है? रोल नंबर 1। सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग